अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर, क्या हाल चाल। आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक मुझे कहती है सोहाब अफजल। मेरे साथ स्क्रीन शेयर करते हैं इस्लामाबाद से हरमीत सिंह। तो उन्हें प्रोग्राम में पहले शामिल करते हैं, उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। हाउ वाज योर वीकेंड? जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। वीकेंड बस आप ये समझे कि ज़्यादा मसरूफियात में रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ठंडे इलाकों में आपका विज़िट हुआ है। ऐसा ऐसी यस, ऐसी ऐसी हवाएं जो हैं हमारी तरफ भी आई। हाँ, शहरी इक़्तिदार तो हम आए लेकिन वो अलग बात है कि आपने हमें टाइम नहीं दिया। तो हरमीत पारी से तो खैर हम नहीं मिले, हमने कहा चले ऑन स्क्रीन ही मुलाकात कर लेते हैं। बट ऑल दो येस आई वॉज इन नथिया गली इन इस्लामाबाद। तो वो एक जो ब्रेक और गेटवे था ना, उसकी बड़ी अशद ज़रूरत थी मुझे, बिकॉज आगे जो है वो आपको पता है ईद आ रही है, ईद ट्रांसमिशंस आ रही हैं। वी हैव सो मेनी थिंग्स टू शेयर विद यू गाइस, क्योंकि आपको पता है कि ईद की ट्रांसमिशन पे गुड मॉर्निंग पब्लिक की स्पेशल ट्रांसमिशन होती है, तो भी उसकी बहुत सारी तैयारियाँ करनी होती हैं। फिर ये बड़ी ईद है तो बड़े इंतजाम करने पड़ेंगे, बड़ी खुशियों को और बड़े लोगों को, मतलब वो लोग जिन्हें आप ऑन स्क्रीन गुड मॉर्निंग पब्लिक की स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, उनको बुलाना, उनसे बातचीत करना, उनको ट्रांसमिशंस में इनवाइट करना। सो भाई हमारे पास तो बहुत सारे काम है करने के लिए। ओवर द वीकेंड हम काफ़ी मसरूफ़ रहे, मतलब हमारी टीम काफ़ी मसरूफ़ रही। खैर मैं तो सैर सपाटे करती रही, लेकिन हाँ, इस बारे में बात करना भी बहुत ज़रूरी है ऑन द सीरियस नोट कि हमने वीकेंड पर जो खबर मौसूल की हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसने काफ़ी ज़्यादा एक जो है वो गमगीन की सी सूरत हाल पूरे मुल्क में रखी है। अगर हम बात करें आज की, तो आज यौम स्याह मनाने का क्या गया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की तरफ से। अगर हम बात करें यूनान की उस बॉर्डर की या उस एरिए की जहाँ पर ये कश्ती जो है डूबी है, अगर मैं बात करूँ इस डिटेल्स में फैक्ट एंड फिगर से हरमीत जाने से पहले कि कितने लोग, कितनी बड़ी तादाद में उस कश्ती में सवार थे, कितने हलाक हुए, कितने लापता हैं, सबसे पहले मैं इस चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ कि ऑन एंड ऑफ 2 महीने बाद हमारे पास ऐसी खबरें आती हैं हरमीत, हम इस चीज़ को इमेजिन नहीं कर सकते कि यहाँ पर मौजूद वालिदैन किस तरह से बाय हुक और बाय क्रुक अपने बच्चों को पता नहीं कर्ज लेके, मकरूज़ होकर, पैसे जमा करके, किन मेहनतों के साथ, मुशक्क़तों के साथ भेजते हैं, और उन्हें ये अंदाज़ा नहीं होता कि वो जान की बाजी हार के दूसरे मुल्क में रोज़ी कमाने के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन जान रहेगी तो ही रोज़ी कमाई जाएगी। खैर इस सूरत हाल में अगर हमारे पास फैक्ट एंड फिगर्स की बात करें तो कम से कम 259 पाकिस्तानी हलाक हुए हैं अब तक की तफसीलात के मुताबिक। और अगर बात करें सिर्फ 135 अफराद की, तो अरमीत उनका ताल्लुक कश्मीर से था, मतलब वो पाकिस्तानी सोहा, थे। अगर आपने जो बात की इसमें कोई शक नहीं कि वालिदैन यानी उनको यानी एक सोच है, जब आपका पेट खाली हो, जब आपको तलाश हो रोज़ी रोटी की, और जब आपको तलाश हो कि कहीं ये जो अंधेरा है और आपको तलाश हो सवेरे की, तो फिर बहुत सारे लोग जो हैं इसी तगदू में होते हैं कि आसपास जब देखते हैं, आस पड़ोस में जब देखते हैं कि बहुत सारे घराने जो हैं वो बाहर जाके खुशहाल हुए हैं। अगर हम अपनी रियासत की बात करें, अपने वतन की बात करें, जिस तरह एक मायूसी छाई हुई है, हमारे पॉलिटिशियन सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की कि आप अगर हम देखें जो जंग चल रही है सिर्फ एक ही है, ना किसी मुस्तकबिल का सोचा जा रहा है, ना किसी हेल्प पर कोई बात की जा रही है, ना कोई नए प्लानिंग के तहत नए जो स्टूडेंट फारिग हो रहे हैं उनके लिए कोई जॉब्स की कोई अपॉर्चुनिटी। तो ऐसे में नौजवान, आपने तो फरमाया कि कहीं ना कहीं कोताहियां गलतियां हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी रियासत की बनती है। जब रियासत आपको आपके मुस्तकबिल का वादा आपसे कर दे और आपको उस जो ख्वाब आपने सोचा है और उस ख्वाब को आपके दहलीज पर लाके खड़ा कर दे कि भाई हाँ आपका ख्वाब आज पूरा हो गया, तो मेरे ख्याल में इस तरह के नौजवान, कितने खूबसूरत खूबसूरत नौजवान आज देखें आप, और जिस कश्तियों में सवार होकर वो रोशन मुस्तकबिल के लिए जाते हैं, लेकिन आज उनकी ज़िंदगी यानी उन्होंने कफन खरीदा और मौत खरीदी तो अपने पैसों से। और ये डंकी का मामला जो है आपको याद है, हमने अपने शो में डिस्कस भी किया था, जब यहाँ पे हमारे साथ मेरे ख्याल में असिस्टेंट कमिश्नर आए थे। इसमें कोई शक नहीं कि एक बहुत बड़ा माफिया इसमें इन्वॉल्व है, और मैंने जो देखा है कि बहुत सारे नौजवान जिनका ताल्लुक गुजरात से है, गुजरात और दीगर जो इलाके, खासकर साउथ पंजाब से जो लोग हैं वो भी इसमें ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। एक और चीज़ जो आपने देखी होगी कि इनको मोटिवेट करने के लिए मुख्तलिफ यूट्यूबर टर्की और दीगर ममालिक में बैठे हैं और वो मुख्तलिफ नौजवानों के इंटरव्यूज़ करते हैं। जब वो इसी राह पे आते हैं और फिर कहते हैं कि भैया कोई मुश्किलात नहीं थी और बड़े आसानी से हम पहुंचे, तो फिर इन नौजवान जब ये वीडियो देखते हैं उससे मोटिवेट होकर ये बाहर निकलते हैं और हालात आपके सामने। और फिर दूसरी बात, जो इंतज़ामिया यानी यूनान की इंतज़ामिया को आप देखें, जितने भी वहाँ पे एजेंट्स हैं, उन्होंने ज़बरदस्ती कश्ती के निचले हिस्से में
पाकिस्तानी नौजवानों को 400 पाकिस्तानी जिसमें ख़वातीन बच्चे सब शामिल थे उनको ज़बरदस्ती बिठवाया गया, बच्चों और ख़वातीन को ताले लगवाए गए। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि गफलत तो की गई है, एक बहुत बड़ी गफलत, लेकिन पाकिस्तानी इंतज़ामिया पाकिस्तानी हुकूमत को इसका इसी तरह एक्शन लेना चाहिए जिस तरह मुख्तलिफ एजेंट मुख्तलिफ शहरों में छुपे हुए हैं और उस पर एक बहुत बड़ा माफिया उसकी पुष्पनाई कर रहा है। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा सानिया है, एक अलमी इंसानी ज़िया का इतना बड़ा सानिया, और ये हम देखते हैं कि हर दूसरे महीने बाद इस किस्म का सानिया आता है। तो मेरे ख्याल में हमें समझना चाहिए और इसकी उसी तरह तहकीकात होनी चाहिए जिस तरह 9 मई की तहकीकात हो रही है और लोगों को सरेआम लेके आया जा रहा है। तो बात करें ना, तो उसके लिए बाकायदा चले एक कमीशन तो आज तश्कील दे दी गई है, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी कहा गया है। लेकिन यूनान कश्ती हादसा जो है आज, उस हवाले से आपको पता है पूरे मुल्क में यौम सोग जो है मनाया जाएगा और तमाम परचम जो है वो सरनिगू रखे जाएंगे। लेकिन हरमीत, हम अगर इस आगाज़ की बात करें सफ़र की, तो आपको पता है कि बेसिकली कहा यह जा रहा है कि 8 जून को रात 2 बजे इस कश्ती ने अपने सफ़र का आगाज़ किया। लीबिया से इटली की तरफ इन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया था और रास्ते में यूनान में यह हादसा पेश आया। 750 लोग जो इसमें सवार थे और 298 तो पाकिस्तानी थे, 135 जो है वो कश्मीरी बहन भाई थे। बच्चों की बहुत बड़ी तादाद थी और वालिदैन मतलब माँ बाप की बहुत बड़ी तादाद थी। तो अपनी जान को जोखों में डाल के इंसानी स्मगलिंग का ये जो एक पेशा करने वाले लोग हैं, वो तो एजेंट्स जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो कि खैर मेन स्ट्रीम एरियाज़, मेन स्ट्रीम सिटीज़ में तो इतने एक्टिव हो या ना हो, हाँ, लेकिन सोशल मीडिया और उन इलाकों में जहाँ से बेसिकली ये तमाम अफराद पैसे कमाने के, रोज़ी कमाने की जो है आड़ में, लालच कह लें उसको या फिर उसको मजबूरी कह लें या उसको कह लें कि रोज़ी कमाना, तो जारी बात है जो लोग जाते हैं वहाँ पे, जो जिस तरह से एड्रेस करते हैं आके कि बिल्कुल ठीक था, हमने वहाँ पे कमाया खाया, चीज़ों को पाकिस्तान में बेहतर किया, घर सवारे, तो उनको देख कर ही ऐसे लोग इंस्पायर होते हैं और फिर इस तरह का कदम उठाने के, एक अंत कदम उठाने की कोशिश करते हैं और इसमें उनको बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं होता और खास वालिदैन कर भी नहीं होता। वालिदैन की अगर हम खास तौर पर बात करें तो मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में ये कहा कि वालिदैन, और मैं कंक्लूड कर रही हूँ इस पूरे सेगमेंट को, ये इस पूरे टॉपिक को जो हम भी डिस्कस कर रहे थे अगले टॉपिक पे जाने से पहले, कि वालिदैन जो है आप देखिए वो मकरूज़ होके पैसे जमा करके बस अपने बेटे को उनकी ख्वाहिश पर या फिर अपनी मजबूरियों के तहत बाहर भेजने के लिए हर तगो दो करते हैं, हर कोशिश करते हैं। और इसके बाद फिर आज मैंने जब उनको देखा तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ये कह रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि हमें हमारे बच्चे की लाश ही वापस कर दी जाए, हमें कुछ तो वापस मिल जाए। तो अगर आपने काम करना ही है तो किसी गैर कानूनी तरीके से करने की बजाय कोशिश ये करें कि उसको कानूनी तरीके से करें। हाँ, अलबत्ता उसमें पैसे ज़्यादा लग सकते हैं लेकिन आपकी जान महफूज रहेगी। तो इस तरह के इंसानी स्मगलिंग के जितने भी एक्टिव एजेंट्स हैं, जितने भी एक्टिव माफिया है, उन्हें कंट्रोल करने के लिए बाकायदा एक कमेटी तश्कील दी गई है। लेकिन आज चूँकि यौम स्याह के तौर पर आज के दिन मनाया जा रहा है, तो हम भी चाहते हैं कि आप इस हवाले से दुआ भी करें कि अल्लाह पाक सब पाकिस्तानियों को महफूज रखे, अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे और उनके घर वालों को इस मुश्किल घड़ी में सब्र जमील अता फरमाए। खैर, हमने इस हवाले से भी डिटेल में डिस्कस करनी है, लेकिन आज आपको पता है कि अगर हम बात करें मुल्क की सूरत हाल की तो कोई ना कोई इस तरह की खबर आती रहती है और हम उसको देखते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं। हमने मेयर कराची के इंतखाबात के हवाले से भी आपको अपडेट किया, फिर कराची में जो बापर जॉय है उसके हवाले से 3-4 दिन मुसलसल हम ट्रांसमिशंस करते रहे। और आज की अगर बात की जाए तो आज की मोस्ट हैपनिंग जो पंजाब की सियासत में हो रही है वो है आज का बजट, यानी पंजाब और बलोचिस्तान का बजट आज पेश किया जाएगा, जिस पर जो है बिलावल भुट्टो ने पहले कह दिए कि आपको तमाम पीडीएम को एतमाद में लेना चाहिए और ऐसे इकबाल साहब इस पर कहते हैं कि हमने तमाम जमातों को एतमाद में लेकर ही ये बजट जो है उसको पेश किया है या उसको बनाया है। हाँ, एक बात और हरमीत, नवा रिव्यू जो है IMF का, उसके हवाले से अगर हम बात करें तो आपको पता है कि IMF ने कुछ एतराज़ात उठा दिए, लेकिन हमारे वज़ीर ख़ज़ाना ने उनके एतराज़ात पर भी एतराज़ात उठा दिए। मतलब उन्होंने कहा कि अगर हम बात करें जून की तो 30 जून को बताया आज से 10 दिन बाद ये जो नवा रिव्यू है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद की सूरत हाल क्या है हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इस पर वज़ीर ख़ज़ाना का और इस वक्त जो हमारी हुकूमत है उनका कहना ये कि हर बात IMF की नहीं मानी जा सकती। हमारा मुल्क है, वो चाहते हैं कि हमारा मुल्क श्रीलंका बन जाए, हर शर्त जो है वो हर मुतालबा हम उनका नहीं मानेंगे, लेकिन फिर हम करेंगे क्या, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। खैर, काफ़ी हद तक ये चीज़ें जो है आज के बजट में क्लियर हो जाएंगी, जो कि पंजाब और बलोचिस्तान का आज पेश होने जा रहा है। इस हवाले से भी आज हम डिटेल में बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट आवर टॉप स्टोरीज ऑफ द प्रोग्राम। तो आज टॉप स्टोरीज में क्या क्या होगा, लेट्स टॉक अबाउट ऑल दोस थिंग्स। अच्छा जी, हुकूमती इत्तेहाद का मुस्तकबिल क्या होगा, टॉप स्टोरी में सबसे पहले टॉप हम क्या डिस्कस करेंगे,
टॉप स्टोरी आपको पता है पूरे प्रोग्राम का टॉप जो होता है वो हम पॉलिटिकल सेगमेंट से शुरू करते हैं। तो खैर सियासी सूरत हाल ओवर रिव्यू तो हमने आपको दे दिया, लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो पीडीएम, कोई मौका आता है तो पीडीएम हो जाती है, कोई मौका नहीं आता तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग और वो एमकेएम और इस तरह से पार्टीज अलग हो जाती है। तो इसका मुस्तकबिल क्या होगा? सबसे बड़ा झगड़ा जो था, सबसे बड़ी लड़ाई जो थी, अब हम आहिस्ता आहिस्ता में समझ आ रही है कि एक ही पार्टी से थी। जब वो एक्टिव थी तब सारे इकट्ठे थे। अब देखें ना आहिस्ता आहिस्ता होता है क्या इस इलेक्शन में, यानी इस इलेक्शन से कबल अब बहुत सारी चीज़ें हमें अब देखनी है। जस्ट वेट एंड वॉच। तो इस हवाले से जो है ना वो हमने आज अपना पॉलिटिकल सेगमेंट डिटेल में करना है। फिर हम आगे बढ़ेंगे और जंगलात की कटाई जो है, दरख्तों की कमी जो है, माहौल को कितना मुतासिर कर रही है। क्लाइमेट चेंज पर बड़े प्रोग्राम किए हमने, लेकिन अपने एंड से हम क्या ही कर सकते हैं। जंगलात पे और महकमा जात पे जो है वो हम ये सारा मलबा डाल देते हैं, लेकिन दरख्तों की कटाई जो इंसान करके मतलब हम देखें, हमने कंक्रीट कर दिया है। दरख्त काटने से सिर्फ पहले फर्नीचर बनता था, अब तो वहाँ पूरी की पूरी बिल्डिंग बन जाती है। तो सब्ज़ा जो ना होना, जंगलात ना होना, दरख्त ना होना, ये हमारी ओजोन लेयर को, हमारे माहौलियात को, क्लाइमेट को कितना डिस्टर्ब कर रहा है, इसके बारे में आज हमने कुछ अच्छी वार्निंग्स आपको देनी है। डोंट मिस आउट दिस सेगमेंट जो कि हम आपके लिए रखा है। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे। लास्ट में ऑब्वियसली हम इस चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि जो भी कमीशन बनाई गई है, कमीशन तश्कील दी गई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की तरफ से। तो यूनान कश्ती हादसा जो है उसमें जितने पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, हलाक हुए हैं और जितने जो है वो अभी तक लापता है और किन का ताल्लुक कहाँ से है और इसके पीछे कौन सा माफिया है, क्या पाथवे था, इस हवाले से हमने आज डिटेल सेगमेंट रखा है। तो हम इसको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। और आपको पता है इसके बाद आपका और मेरा फेवरेट सेगमेंट जिसे हम कहते हैं डेली डोज। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी क्विक ब्रेक, तो वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। यू जस्ट कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो लेट्स टॉक अबाउट आवर फेवरेट सेगमेंट और आपका भी, जिसे हम कहते हैं डेली डोज। तो डेली डोज से प्रयास करते हैं ब्रेक के बाद। और आज की डोज जो है वो 2 से 3 से 4 जो भी होती है, जो हम पूरी दुनिया से इकट्ठी करके लेके आते हैं। क्विक ऐसी डोज जो आपको वेकअप कॉल देती हैं कि भाई दुनिया में कहाँ क्या क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी कहाँ पर क्या कर रही है, कौन सा ऐसा रिकॉर्ड बन रहा है, आप क्या कर सकते हैं, आप में क्या टैलेंट है और ऐसी बहुत सारी बातें। लेकिन इससे पहले हरमीत, आजकल ना मतलब हर जगह है ना करके कुछ चल रहा है। आई डोंट नो ये क्या है, आपने सुना इस बारे में, देखा है आप लोगों ने? तो आप लोगों ने देखा है कि इस चीज़ के बारे में बात हो रही है हरमीत, क्या है ना? सोहा समझ नहीं आ रही है क्या है। लेकिन आप लोगों ने देखा ना, देखकर इस बात का अंदाज़ा हुआ कि मतलब ये किस चीज़ के बारे में है और क्या है ना, मतलब कुछ ऐसा जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं आई थिंक, या शायद कुछ ऐसा जो हर वक्त आपके साथ होता है। यस, द कमिंग सून यही है, बट थोड़ा सा वेट और कर लें। वी विल टेल यू ऑल अबाउट दिस कि है ना क्या है। खैर है ना, विद दिस आप जो है ऑडियंस, उन्होंने हमें बताना है कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। बट हमने तो बहुत सारी हिंट आपको दे दी है। और ये है ना कि जो एक बिल्कुल लूप पे चलती हुई एक राग है जो कि सब आजकल अपने सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे वीडियोज़ की सूरत में। सो व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट, है ना? सो आप लोगों ने हमें बताना है कि ये है ना क्या है और इसके लिए गाइस कैन कॉन्टैक्ट अस। और ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, हैशटैग है ना जो है उसके साथ आप ये जवाब हमें भेज सकते हैं, हमें शेयर कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर विद मी और विद गुड मॉर्निंग पब्लिक। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर नहीं, अगली बहुत सारी खबरें हैं और जो खबरें हैं वो है डेली डोज पर आपको देते हैं। पहला डोज जो हमने आपको देना है, ओ माय गॉड, ये टैलेंट और आर्ट जो है ना ये लोगों से क्या कुछ करा देता है। एलवी ब्रांड के बारे में तो आपको पता ही होगा। अब उसके ब्रांड के बैग, शूज़, कपड़े, हर चीज़ बहुत ज़्यादा मशहूर है, लेकिन उसकी नकल की एक आर्टिस्ट ने। और हरमीत, वो आर्टिस्ट जो है उसने एक ऐसा बैग बनाया जो आपकी रेत के ज़र्रे से भी ज़्यादा छोटा है। अब मुझे बताइए वो कौन कैरी कर सकता है, ये बैग कौन उठाएगा, उठाकर कहाँ जाएगा? ना किसी अवार्ड सेरेमनी में जा सकते हैं, ना किसी दावत पे, ना किसी रेस्टोरेंट में। खैर, अब ये जो सोशल मीडिया पे उन्होंने इंस्टाग्राम पे कैप्शन लिखा और साथ ही साथ उन्होंने ये बैग भी दिखा दिया। और हरमीत, आप देखिए मज़े की बात क्या है कि उस बैग में पॉकेट्स भी हैं। वाह, लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपने की सुहा के इसमें रखेंगे कैसे सब कुछ, और फिर वही सवाल बहुत सारे। लेकिन ख़वातीन का सबसे बड़ा मसला ये भी होता है कि उन्होंने जब बैग लिया हो, ख़रीदा हो बड़े महंगे दामों और ब्रांड का लिया, अगर उन्होंने दिखाना ना हो उसे और बताना ना हो, वैसे बताने की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन जब वो भी करती हैं तो आसपास नज़रें जो होती हैं ख़वातीन की और फिर सवालात उठते हैं। तो ऐसे में इस बैग का क्या फ़ायदा? आपको याद है इससे कबल भी एक बैग का जिक्र हम कर चुके थे जो बिल्कुल
बिल्कुल हल्के से शीशे से बना था और जिसमें सारी चीज़ें बड़ी नज़र आती थी, हर चीज़ जो चीज़ पर्स में पड़ी थी, लिपस्टिक और दीगर सारी चीज़ें। लेकिन अब इस बैग के हवाले से बहुत से सवाल आते हैं। अच्छा, बहुत सारे सवाल ये, लेकिन अच्छी बात ये है कि देखें नीलाम भी किया जाएगा इसको, पहली बात। दूसरा, जो पेरिस फैशन वीक है उसमें इसको नुमाइश के लिए भी रखा जाएगा। तो देखिए, अट्रैक्ट तो करती हैं ख़वातीन की, तो कोशिश ये होती है कि भाई जो भी आप करें वो इस तरह से मुख्तलिफ हो कि बाकी कोई खातून भी उस तरह का फ़ैशन ना करती हो। तो भाई अगर वो दिलदादा फ़ैशन की ख़वातीन पेरिस फैशन वीक में आएंगी तो वो इतना माइक्रोस्कोप से नज़र आता है, ये मतलब ऐसे नज़र भी नहीं आता आम आँख से। मतलब पार्टी में माइक्रोस्कोप लाना लाजिम है फिर। हाँ, अगर आप बैग कैरी कर रहे हैं साथ तो फिर आपको माइक्रोस्कोप भी कैरी करना पड़ेगा। और आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। स्पाइडरमैन को आपने हमेशा क्या करते देखा है? चोरों को पकड़ते देखा है, अपना जाल बिछाते हुए देखा है, आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे यहाँ से वहाँ उनको कूदते हुए देखा है। आपने कभी उनको बार्गेनिंग करते देखा है, वो भी रिक्शे वाले से? नहीं देखा होगा। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, बल्कि आप विंडो की सेंटर स्क्रीन में देखें कि जो स्पाइडरमैन है वो ना सिर्फ बार्गेनिंग कर रहा है बल्कि रिक्शे में सवार भी होता है और फिर रिक्शे में ट्रैवल भी करता है। मतलब या तो इसका वो जो हाथों से पूरा एक जाल बिछाते हैं, या तो मुझे लगता है कि वो ख़राब होगा, या फिर ये कोई ना कोई ऐसा टेक्निकल पावर बैठ गई होगी। लेकिन आप अंदाजा लगा लें कि हमने उड़ते हुए स्पाइडरमैन को देखा है। रश्के वाले से भाव ताव करने वाला स्पाइडरमैन या तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर आया होगा या पाकिस्तान की। और मुझे जो शलवार कमीज में मलबूस शख्स नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी है। और इसमें ये एक और चीज़, ये कैरेक्टर जितने भी हों बाहर दुनिया में तो आपको सड़कों पे शाहराहों पे नज़र आएंगे, पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं जो इसी गेटअप में होते हैं। लेकिन अब आप ये देखें ना कि स्पाइडरमैन अब वो उड़ते हुए नहीं बल्कि रिक्शे में जाके सफ़र करेगा। और हो सकता है जिस तरह वो पूरे जाल बिछाकर उड़ता है मुख्तलिफ बिल्डिंग्स को सहारा बना के, तो शायद उसने सोचा बहुत हो गया भाई, अब सफ़र रिक्शे का भी कर लेते हैं। मतलब उनका भी ये मूड है कि आप बार्गेनिंग करें जैसे आम लोग करते हैं, ऐसे ही सही। तो खैर, एक्सपीरियंस आपको हर तरह करना चाहिए। अगर आप गाड़ी में बैठने की यूज़ टू हैं या बाइक पे सफ़र करते हैं तो मुझे तो कभी कभी अपनी सवारी चेंज करने का बहुत मज़ा आता है। मैं कभी कभी बिला वजह स्विच करती हूँ कि चलो यार, हर तरह का एक्सपीरियंस बंदे को करना चाहिए। तो वाई नॉट स्पाइडरमैन, उससे भी चलो रिक्शे में सफ़र कर लेते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। आपको 2010 का फीफा का सॉन्ग तो आपको याद होगा। अब वो जो फीफा वर्ल्ड कप का शकीरा ने गाया वाका वाका, ओ माय गॉड, वो बड़ा मशहूर हुआ और सालों साल तक मशहूर रहा। बल्कि आज भी उसको सुनो तो वो इतना ही आपको एंजॉय कराता है वो पूरा गाना। लेकिन आप सोचें कि ये एक पाकिस्तानी नौजवान है जो कि बेच रहा है आम, लेकिन आम ऐसे नहीं बेच रहा। शकीरा के फीफा वर्ल्ड कप के वाका वाका की कॉपी करके वो ये आम बेच रहा है। वो कैसे बेच रहा है आप जरा देखें। पाकिस्तानियों का टैलेंट दुनिया में कोई मीट नहीं कर सकता, नो वन। हरमीत, कैसा जबरदस्त गाना गाया है, शकीरा को कंपटीशन तो आपको याद होगा, बिल्कुल बड़े मजे का। इससे कबल पिछले साल, गुज़िश्ता साल जो आपने देखा कि तरबूज जब मार्केट में आया तो लाल है के नारे लगने लगे और पूरे सोशल मीडिया पे लगने लगे। लेकिन इससे कबल आपको याद होगा 2013 का इलेक्शन था। उससे कबल इंग्लैंड में एक पाकिस्तानी नौजवान था, मेरे ख्याल में फैसलाबाद से उसका ताल्लुक था। तो वो सुबह सवेरे मछली बेचा करता था। तो फिर वो गाना बड़ा मशहूर हुआ और वो काफ़ी मकबूल होकर पाकिस्तान भी आया और फिर इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश भी उसने चाही, लेकिन वो इलेक्शन में टिकट ना मिला और वापस यहाँ से चले गए। लेकिन बहरहाल आपने सही बात की कि टैलेंट है, बेपनाह टैलेंट है अपने अंदाज में। अब इनको देखिए साहब कि आम, वैसे आम का सीज़न है और आम के ख़रीदार भी हमारे जैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अपने आप लोगों को अट्रैक्ट करना अपने आम की तरफ, क्योंकि रेहड़ियाँ हर तरफ भरी हुई हैं। लेकिन इनका गाना बड़ा मुनफरिद है, ऐसे शकीरा सुनेगी तो एंजॉय करेगी। एग्जैक्टली, यही मैं कहना चाह रही थी कि अगर शकीरा अपने गाने की इस तरह की कॉपीज देख लेना तो वो सोचे ओ माय गॉड, पाकिस्तानी कैन डू एनीथिंग। मतलब अब कोई भी चीज़ हम कर सकते हैं। तो खैर, ये आम बेचने का बेहतरीन तरीका है। वो ये कहता है कि इस तरह से आम मेरे बिकते भी बहुत अच्छे हैं। तो भैया आप रोज़ी कमाएं, जिस तरह से कमा सकते हैं, इस तरह से आवाज़ लगानी है लोगों को, लोग अट्रैक्ट होंगे, आएंगे और ख़रीदारी करेंगे। खैर, वी आर डन विद दिस सेगमेंट जिसे हम कहते हैं डेली डोज। हमने क्विक सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। डोंट मिस इट आउट। अगला सेगमेंट जो हमारा पॉलिटिकल है, सारी टेक्निकलिटीज़ जो कि बजट को लेके है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो कीप वॉचिंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बेयकीनी की सूरत हाल पाकिस्तानी सियासत में बढ़ती चली जा रही है। लेकिन अगर आज की हैपनिंग की बात करें तो आपको इस बात का पता है कि आज जो है पंजाब और बलूचिस्तान का बजट पेश किया जाएगा। तो निगरान हुकूमत ने 1300 अरब का पंजाब का बजट जो है वो आज पेश करना है। लेकिन नवी रिव्यू की अगर हम बात करें IMF का, तो वो 30 जून को ख़त्म हो जाएगा। 10वीं रिव्यू में दाखिल होने के लिए कुछ मुतालबात किए जा रहे हैं और कुछ शराइत रखी जा रही है। लेकिन इसहाक डार साहब जो कि हमारे वज़ीर ख़जाना है, वो कहते हैं कि अगर नहीं भी रिव्यू किया जाएगा तो भी हम IMF की हर बात को नहीं मानेंगे। खैर, इन तमाम बातों पे सज्जाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। उनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
अस्सलाम। सर थैंक यू सो मच जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सर हम डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं कि हमारे मुल्क की माशी हालत बेहतर होगी तो ही कुछ हो सकता है, और सियासत जब तक करना नहीं ख़त्म हो सकती या सियासत बेहतर नहीं होगी तो माशी सूरत हाल भी बेहतर नहीं होगी। सर सियासत जू की तू है, लेकिन ऐसे इकबाल साहब जो है वो कहते हैं कि हमने तमाम PDM की जमातों को ऑन बोर्ड लेकर ही बजट की जो है वो बनाया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि नहीं, हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया। सर क्या समझते हैं आप कि तमाम जमातों को मिलकर पाकिस्तान के मुफाद के बारे में, माशी सूरत हाल के बारे में सोचना चाहिए? इस बजट को लेकर आप क्या समझते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है हमारी? असल में दो बातें आपने अलग की हैं। एक बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी का बयान जो कि इख्तलाफी है और जाहिर दोनों पार्टियों में इख्तलाफ जाहिर हो रहे हैं। वो तो ज़कात और नजम सेठी के मामले में भी जाहिर हुए थे। किस्सा ये कि लोग कह रहे हैं कि शायद अब वो वक्त आ गया कि ये पार्टियां अपना अपना रास्ता इलेक्शन के लिए जुदा करें। अब क्यों करें? ये इसका इजहार पीपल्स पार्टी की तरफ से क्यों हो रहा है? मैं ये नहीं समझता कि कोई इख्तलाफात उन्हें कोई बजट के मामले में है। बजट के मामले में जैसा कि हसन इकबाल ने कहा है कि मुराद अली शाह ने तमाम बातें आपस में बैठ के तय कर दी थी। असल में जो बात चाहते हैं वो पंजाब में अपना शेर चाहते हैं, और जरदारी साहब को नजर आया कि वो शेर मिल नहीं रहा। वो जो लाहौर में डाल के बैठना चाहते थे वो चले गए वापस। उनकी ख्वाहिश थी कि ये जो नई पार्टी बनी है इनके तमाम लोगों को पीपल्स पार्टी में शामिल करा दिया जाए। वो नहीं हुए। उनका ख्याल था कि कुछ मुस्लिम लीग नून उनको अपना शेयर दे, अपने हिस्से की कुछ सीटें दे, ताकि पंजाब में उसका कुछ शेयर बनेगा तो बिलावल के वजीर आजम बनने के इम्कान पैदा हो सकते हैं। अगरचे मेरी राय ये है और मेरे बहुत साथियों की राय ये है कि जरदारी साहब बिलावल के लिए काम नहीं कर रहे, खुद अपने लिए कर रहे हैं। ये जो हमारे बड़े हैं ना ये पॉलिटिशियन, ये अभी छोड़ना नहीं चाहते सीटें। ना नवाज शरीफ मरियम के लिए काम कर रहे हैं, ना जरदारी बिलावल के लिए काम कर रहे हैं। वो अपने अपने लिए काम करें। ये तो हो गया एक मसला जिसका आपने जिक्र किया था। दूसरा रह गया बजट का मामला। तो बजट के मामले में नाजुक तरीन मसला ये है कि जो सारी लड़ाई इस मुल्क में है, सियासत में भी और मईशत में भी, वो लड़ाई CPEC और IMF की लड़ाई थी। जब नवाज शरीफ को निकाला गया था और इमरान को लाया गया था, बहुत से इशारे मिलते हैं और मेरे जैसे लोगों ने उस वक्त भी कहा था कि लड़ाई IMF के दरमियान और CPEC के दरमियान शुरू हुई है। ये नहीं कि हमें दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना है। हमें ऐसा स्पेस मिलनी चाहिए कि हम दोनों का साथ लेके चल सके। लगता है ऐसा नहीं था। अब सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि शायद हमें कोई तसल्ली मिली है। जो 7 दिन आर्मी चीफ वहाँ रह कर आए हैं चाइना में, तो उसके बाद शायद कुछ ऐसी इंश्योरेंस मिली है कि फर्स्ट टाइम हमारी आर्मी, जिसका टिल्ट बाजवा साहब के ज़माने में ख़ास तौर पर और कुछ अर्सा उससे पहले रहील शरीफ के ज़माने में भी रहा है अमेरिका की तरफ, जहाँ हमेशा अमेरिका की तरफ रहा है, अब वो ये समझते हैं कि चीन हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर ही नहीं है बल्कि माशी तौर पर भी हमारा सहारा बन सकता है। ये नहीं है कि चीन आ जाएगा तो हमें आज की जरूरत नहीं रहेगी। नहीं, कतन ये नहीं है। लेकिन ये है कि अगर हमें ज़्यादा ब्लैकमेल किया जाएगा तो हमें सहारा देने के लिए चीन हमारे लिए सूदमंद हो सकता है। उसने किया है, कर्जे रीशेड्यूल किए हैं, कुछ और का वादा भी किया है, कुछ और चीजें की हैं, तो इट्स नॉट इनफ। लेकिन CPEC अगर शुरू हो गया होता और रज़ाक दाऊद और इन लोगों के कहने पर रोल बैक ना किया गया होता, या खुद इमरान ने ये कहा था कि साहब हम कुछ करप्शन हुई है, हम इसको करना चाहते हैं, और चीनी सफीर रोते रहे थे, तो उस वक्त अगर हम चलते रहते तो आज हमारे यहाँ अगर इंडस्ट्रियल जोन वो बन गए होते जो प्लान था तो बहुत मुख्तलिफ सूरत हाल होती। सर आपने बड़ा खूबसूरत तज़किया किया और इसमें कोई शक नहीं है कि माजी में ये चीज़ हुई है और हमने देखा कि कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट का भी झुकाव था अमेरिका की तरफ और अब चीज़ें बदल रही हैं। और आपने दुरुस्त तज़किया दिया कि ये जो मामला IMF और CPEC का है। लेकिन सर इसी अगर मुल्क की सूरत हाल की बात की जाए, एक तरफ तो हम जो बयानात देख रहे हैं वो बड़े एक दूसरे के ख़िलाफ़ बड़े ज़बरदस्त किस्म के आ रहे हैं, क्योंकि पहले तो इस हुकूमत में बैठना, फिर इत्तेहाद को कायम रखना, अब इलेक्शन करीब है। सर आपको क्या लगता है फौजी अदालतों के हवाले से अब बिलावल भुट्टो और या नून लीग की बात की जाए, दोनों तरफ जो है दराड़े जो हैं, या इस हक में पीपल्स पार्टी नज़र नहीं आती कि फौजी अदालतें हों? क्या आपको लगता है कि PTI का जो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, क्या पीपल्स पार्टी की अब कोशिश यही कि वो उसको पढ़े, क्योंकि नून लीग को तो ये वोट मिलना बड़ा मुश्किल है? क्या ये इसी वजह से ये बयान दिए जा रहे हैं सर? असल में पीपल्स पार्टी का ख्याल था कि PTI का वोट पंजाब में उसकी तरफ जाएगा, कि पहले वो उन्हीं का वोट था जो उनसे टूट के PTI में गया था। ये उनका ख्याल है। मैं नहीं कहता कि ऐसा है कि नहीं है। ऐसे बहुत से लोगों के तर्ज ये कि जो कहते हैं कि ऐसा ही है। लेकिन मसला ये है
कि अब उनको मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और जो उनकी ये बहुत सारी इख्तिलाफ़ात जो बातें हैं, सिर्फ ये है कि वो प्रेशराइज़ करना चाहते, वो लड़ना नहीं चाहते। अगर फ़ौजी अदालतों का मामला है, तो ज़रदारी ने बड़ा एक साफ फ़िक्रा कहा था, पीडीएफ के इजलास में कहा था कि भाई मेरा एक ही बेटा है और मैं एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई मोल नहीं ले सकता। ज़रदारी एक बार फ़िक्रा कहा था कि 3 साल के लिए आते हैं और करते हैं, और फिर खुद 3 साल के लिए मुल्क से बाहर फरार हो गए थे। उसके बाद ज़रदारी ने कभी एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई मोल नहीं ली है। वो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए से आगे आना चाहते हैं और बढ़ना चाहते हैं। इस वक़्त उनका प्रेशर जो है नून लीग पे नहीं है। उनका प्रेशर ये है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो नून लीग से कहकर और दूसरे लोगों से कहकर हमें कुछ सीटें पंजाब में दिलाएं, ताकि वज़ारत उज़्मा के लिए हमारा रास्ता हमवार हो सके। लेकिन ये फैसला करना कि मुल्क की वज़ारत उज़्मा पर पीपल्स पार्टी के आदमी को बिठाना है, नून लीग के आदमी को बिठाना है, या किसी तीसरे सेटअप को लाना है, या इससे हटकर टोटली हाइब्रिड सिस्टम खत्म करके खुद ही सब कुछ काबू करना है, ये करना किसी और ने है। बल्कि ये तय है अलबत्ता बड़ी वजाहत के साथ जो खबरें आती हैं, जिससे मालूम होता है कि हमारे आर्मी चीफ भी अपने लोगों को भी, रिटायर्ड फौजियों को भी जो मिलते हैं, उनसे बड़े वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि हम इसमें कोई रियायत बरतने को तैयार नहीं। एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर की बेटी, यानी कि आर्मी चीफ की, आसिफ नवाज की बेटी, अकलौती बेटी की बेटी खदीजा जो है, खदीजा शाह, वो तो अरेस्ट हुई है। लेकिन अब एक गुजरांवाला के कोर कमांडर की बीवी भी अरेस्ट कर ली गई है। यानी वो किसी मामले में नरमी बरतने को तैयार नहीं है। ऐसी सूरत में कोई नजर ही नहीं आता कि पीपल्स पार्टी या जरदारी साहब जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के किए हुए किसी सिराजुल हक साहब मुफाहमत की बात करते थे, सबको बिठाने की बात करते हैं, अब वो सड़कों पे आ रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? बिठाने क्या सर, जमात इस्लामी की बात कर रहे हैं कि वो हमेशा मुफाहमत की सियासत को ही इन्होंने तरजीह दी है और वो हमेशा चाहते थे कि एक टेबल पे सारे बैठे, लेकिन अब वो भी सड़कों पर आने की इंडिकेशन दे रहे हैं। तो क्या समझते हैं, मुफाहमत की सियासत जो है वो फेल हो गई है? देखिए, जमात इस्लामी के साथ बात भी हुई थी, साजुल हक साहब से हमारी कई बार इस पर बात हुई है। जमात इस्लामी को ये सीरियस ले नहीं रहे। वो कहते चाहिए एफर्ट करें, चले चले इनकी बात सुनते हैं, इनकी कौन मानेगा। उनको ना एस्टेब्लिशमेंट मान रही है, ना पीटीआई मान रही है, और एस्टेब्लिश और हुकूमत में जो जरदारी भी हैं या शहबाज शरीफ भी हैं, वो खुशी खुशी बात करते हैं, लेकिन उनको पता है आगे कुछ नहीं होना। ये खुद उनका तज़किया है, ये खुद उनका रवैया है। तो सड़कों पे जो वो आ रहे हैं, वो तो अपनी दूसरी सियासत कर रहे हैं ना जी। मेयर के मसले पर जो सारा मसला हुआ है, उस पर आप देखिए, जो तलाल चौधरी ने कहा है, उन्होंने कहा भाई आप हमसे कहते हैं ये हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो भाई कराची के मेयर का इलेक्शन कैसे जीता आपने? और आज़ाद कश्मीर में जो एक सीट जीती है, वो कैसे जीती है आपने? उस सीट में कुछ ऐसे हल्के हैं जहां 99% वोट पड़े हैं, और 99% वोट में से 95% वोट जो है पीपल्स पार्टी को गए। ये हुआ नहीं करता ना। तो ये दूसरे लोग भी जो है वो बात करते हैं, इशारे देते हैं और वजाहत करते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो ये सारी गड़बड़ चलेगी, लेकिन सिस्टम ये बात बड़ी वजाहत के साथ समझ लेनी चाहिए कि इस वक्त हमारी एस्टेब्लिशमेंट इस बात पर तुल गई है कि इस मुल्क में गड़बड़ फैलाने वाली कोई कुव्वत जो है उसको पनपने नहीं दिया जाएगा। या अच्छा या बुरा। ठीक है सजाद मीर साहब, थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इस बात पर अब आ गई है कि मुल्क की सियासत में या मुल्क की माश सूरत हाल में जो भी अनासर ऐसे होंगे जो कि मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँचाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो आर्मी एक्ट के तहत की जाए या फिर वो खुद करें या हुकूमत जमातों या अदालतों से कराई जाए। हमने क्विक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। यू जस्ट कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो, और आपको पता है सेकंड आवर हमेशा की तरह कुछ प्रोडक्टिव डिस्कशन पे होता है। ओवरऑल पॉलिटिकल सेगमेंट को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, कुछ अच्छी और मज़ेदार स्पाइसी खबरें भी पहले सेगमेंट में हम शामिल कर लेते हैं, लेकिन सेकंड सेगमेंट में वी जस्ट ट्राई हार्ड कि आपको अवेयर किया जा सके कि हम किस मसले की तरफ जा रहे हैं। अभी क्लाइमेट चेंज का क्या ऐसा साइड इफेक्ट और आफ्टर इफेक्ट है जो कि हमने बेयर नहीं किया। अगर हम ज़लज़ले की बात करें, अगर हम सैलाब की बात करें, उसके बाद हम बायपरजॉय की बात करें, ना सिर्फ लाहौर पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में ये क्लाइमेट चेंज है वो इक्वली मुतासर कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम ख़ास तौर पर अब आ जाते हैं उस चीज़ पर जिस पर हमें आज बात करनी है, यानी पाकिस्तान में जंगलात को कटाई के लिए जिस तरह से काटा जा रहा है,
पहले ये देखा जाता था कि आप अगर जंगलात काटते हैं तो नॉर्थ साइड पे, अब मैं जब रिसेंटली विजिट करके आई हूँ तो मैंने वहाँ भी, हालांकि वहाँ पर जंगलात की तादाद बहुत ज़्यादा है लेकिन वहाँ पर भी कम होती देख रही हूँ। क्यों? क्योंकि जंगलात काट के पहले उस लकड़ी से सिर्फ फर्नीचर या वहाँ के जो लोग अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करते थे। अब अगर हम मेन स्ट्रीम एरियाज़ की, मेन स्ट्रीम सिटीज़ की बात करें तो हरमीत कंक्रीट की वजह से, हाई राइज बिल्डिंग की वजह से, सोसाइटीज़ की वजह से जंगलात तो ये चले दूर की बात है, जो दरख्त हैं जो लगाए गए थे वो भी अब नहीं हैं। तो किस तरह से ओजोन लेयर समेत वो तमाम चीज़ें जो कि क्लाइमेट चेंज से मुतासर हो रही हैं, तग़य्युराती तब्दीली हमें मुतासर कर रही है, जंगलात की कटाई कितना बड़ा नुकसान दे सकती है हमें, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। अनम तारिक हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है इस टॉपिक पर डिस्कशन के लिए। अस्सलाम वालेकुम अनम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अनम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। अनम, मुझे बताइएगा कि हम जंगलात पे, महकमा जात पे या कंसर्न डिपार्टमेंट पे इसका ब्लेम अच्छे से डाल देते हैं कि भाई आपका काम है, वाइल्ड लाइफ का काम है, इस तरह से ये करें वो करें ऑल दैट। जो सोसाइटीज़ के ऑनर है, पहले उनकी बात कर लेते हैं। दे आर अर्निंग मच, क्योंकि पाकिस्तान में रियल स्टेट ने बहुत एक्सपैंड किया पिछले 10 सालों में। कंक्रीट इतना ज़्यादा हो गया कि हम रह गए हैं दरख्त से, ग्रीनरी से। पूरे लाहौर में मेरे ख्याल से मासिवाई जो मॉल रोड वाली सड़क है, इसके अलावा किसी भी सड़क में जाए तो आपको ठंडी सड़क नहीं मिलेगी। बिल्कुल। तो क्या आप क्या समझती हैं कि जंगलात की कटाई इतनी ज़्यादा हो गई है, हमें इसके मुस्तकबिल में, करीब में क्या नुकसान हो सकते हैं? इसके बहुत सारे नुकसान हैं। सबसे बड़ा तो ये कि आप जानती होंगे कि जिस जगह पर फॉरेस्ट कवर या ट्री कवर ज़्यादा होता है वहाँ का टेम्परेचर एम्बिएंट एनवायरनमेंट के मुकाबले में काफ़ी कम होता है। फॉरेस्ट के अंदर या ट्रीज़ के अंदर इतनी टेंडेंसी होती है कि वो जितनी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं उनको सिक्वेस्टर कर लेती हैं, और ये ग्रीन हाउस गैसेज जिन्होंने वैसे ग्लोबल वार्मिंग कॉज करनी थी, जब वो एनवायरनमेंट में रिलीज़ नहीं होती तो ग्लोबल वार्मिंग का जो फिनोमेना है वो भी काफ़ी हद तक बैलेंस रहता है। अब सिंस के हम बात करें कि डिफॉरेस्टेशन बहुत रैपिडली हो रही है और इसका इन द लॉन्ग रन स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, तो ये कि पाकिस्तान ऑलरेडी उन कंट्रीज़ में से आता है जिनकी ग्रीन हाउस गैस एमिशन इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो उन कंट्रीज़ में जो कि वल्नरेबल है, डेवलप्ड कंट्री के एमिशंस की वजह से वल्नरेबल हैं। अगर हमारे पास कोई फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है तो वो ये दरख्त हैं, ये ट्रीज़ हैं कि वो इन गैसेस की एमिशंस को एब्जॉर्ब करें और हमारी एटमॉस्फेयर को जो पोल्यूट हो चुकी हुई है उसको क्लीन करें और एक लोकल कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करें। जब ये ट्रीज़ होंगे नहीं और वो ये तीनों अपनी इकोसिस्टम सर्विसेज रेंडर नहीं करेंगे तो एक ऑब्वियस ही बात है कि खाली पाकिस्तान की अगर हम बात कर लेते हैं तो हम क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट इक्विप भी नहीं हैं और हम इसको लॉन्ग रन में टैकल करने के काबिल भी बिल्कुल नहीं है। सर चले, अगर हम पाकिस्तान की एज अ होल बात करें, वो तो चले हमने कर ली, जंगलात की, सोसाइटीज़ की, अब एज ए इंडिविजुअल इनफरादी जिम्मेदारी हमारी। सर आजकल अगर देखा जाए ना तो ना हमारे घर में, पूरे घर में एक पौधा नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप सोचिए कि वो एक पौधा या 2-3 पौधे ही आपको कितना फ़ायदा देते हैं अगर आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो और घर में कोई ऐसा पौधा है जो कि आपको मदद कर रहा है। इसमें हमने अपने घरों से इन चीज़ों को बिल्कुल नापैद कर दिया है। घरों में कितनी इस चीज़ की प्रैक्टिस की ज़रूरत है? बाहर तो चलिए सड़कों को आप छोड़, घरों में बेतहाशा ज़रूरत है। मेरा अपना पर्सनल बिलीव ये है कि अगर हर घर में सिर्फ एक दरख्त भी लगा होगा तो वो उस घर के रहने वाले रेजिडेंट्स के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में बहुत इट वुड बी मोर देन इनफ। अगर दरख्त नहीं भी हैं तो आप छोटे अगर कोई प्लांट्स भी लगा लेते हैं तो वो आंखों को थोड़ा सा तरोताज़ा कर देंगे, थोड़ा बिल्कुल एनवायरनमेंट को इतना ज़्यादा फ्रेश कर देंगे। तो हाँ बिल्कुल, इंडिविजुअल लेवल पर अगर हम बात करते हैं तो हम हमेशा अपनी गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे होते हैं, अपने जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनको ब्लेम कर रहे होते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे हमारी साइड से भी कोई इनिशिएटिव नहीं है। एक बंदा घर बनाने लगता है, वो उस एरिया को सबसे पहले क्लियर करता है, उसमें से दरख्त गायब कर देता है। अगर आप डेवलप्ड कंट्री में देखते हैं तो वो अपने घरों को डिज़ाइन ऐसे करते हैं, दरख्त वहीं पे रहता है, घर उसके इर्द गिर्द बनाया जाता है, और हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले दरख्तों को ही गायब एक और बात, बड़ी खूबसूरत बात आपने की और सुहा का सवाल भी बड़े मज़े का था। हम ये चीज़ देखते हैं, बल्कि हमारे आंखों देखा हाल, जो लाहौर की मैं बात करूँ, इस्लामाबाद के दीगर इलाकों में बात करूँ, तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जो ताकतवर लोग हैं वो घाटे का सौदा नहीं करते। हम लाख भी टेलीविजन की स्क्रीन पर कहें कि भाई कंक्रीट बिछाई जा रही है, नुकसान फ्यूचर का बहुत ज़्यादा होगा। अब कंक्रीट बिछाई जा रही है और बिछाई जाएगी, जो आपके सामने सारी सूरत। अब जब ये बिछाई जा रही है तो किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए ताकि कम से कम इस एनवायरनमेंट को महफूज थोड़ा बहुत जो है बनाया जा सके?
हाँ जी, बिल्कुल ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बड़ा अच्छा पॉइंट है। सबसे पहले ये है कि हम लोग थ्रू आउट चल रहे हैं हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट की तरफ। हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट ये है कि जिधर हमें सरफेस ऑफ अर्थ पे जगह मिल रही है, हमारी कंस्ट्रक्शन जो है वो चलती जा रही है। अगर हम हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल डेवलपमेंट से रिप्लेस कर लेते हैं, तो जहाँ हमें लेट से कि 20 केनाल के ऊपर कोई 20 घर बना लेते, हम 10 केनाल के ऊपर वर्टिकली 20 घर आराम से बना सकते हैं। जहाँ उसने इतना ज़्यादा लैंड लेना था, हम उसको थोड़ी सी लैंड के अंदर आराम से जस्टिफाई कर सकते हैं। फिर दूसरा ये आ जाता है कि जो अर्बन डेवलपमेंट है वो हमारी मजबूरी है, हमें करनी तो है ही, इंडस्ट्रीज़ भी लगानी है, तो क्यों ना हम उन कंक्रीट के साथ ही कोई ऐसी नैरो बेल्ट्स बना दें जहाँ पर दरख्त लगाए जा सके, जहाँ पे प्लांटेशन हो सके। क्योंकि बाहर के मुल्कों में भी डेवलपमेंट होती है, वो अपनी डेवलपमेंट किस तरीके से मॉडिफाई कर रहे होते हैं कि ग्रीन एलिमेंट को ग्रे एलिमेंट के साथ इनकॉर्पोरेट करके चल रहा होता है। मैंने तो बहुत सारी पिक्चर्स और वीडियोस हरमीत आपने भी देखी होंगी, ऐसी हैं कि जहाँ पे दरख्त होते हैं वहाँ से वो सड़कों को मोड़ देते हैं, दरख्त को काटने के बजाय अपना रूट ही बदल देते हैं। मतलब मैंने बिल्डिंग्स को, अच्छा एक और चीज़ के बारे में आपने भी बात की, उसको भी एड्रेस करना ज़रूरी है। चले रियल स्टेट प्रॉपर्टी और ये डेवलपमेंट हमने इसमें बहुत एक्सपैंड किया, इससे पाकिस्तान का फ़ायदा भी, ऑब्वियसली हम डेवलप होंगे, जगह अच्छी होंगी, सोसाइटीज़ अच्छी होंगी, हमारा रहन सहन अच्छा होगा। लेकिन अब अगर हम कराची की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, आपको पता है वहाँ हाई राइज का बड़ा ट्रेंड है। बिल्कुल, वहाँ लोग रहते हैं फ्लैट्स में और आप देखते हैं कि बिल्डिंग्स की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। अब हमने कहते होते ना कि लाहौर का कोई हद नहीं है, ये वही हुआ है ना, लाहौर कहाँ तक चला गया, गज्जू मत्ता तक सोसाइटीज़ बन गई हैं और आगे पता नहीं ख़याबान कहाँ तक। लेकिन अब कितना ज़रूरी हो गया हमारी वर्टिकल ग्रोथ होना, कि हम एरिया को ऐसे एक्सपैंड ना करें, ऐसे एक्सपैंड करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वर्टिकल डेवलपमेंट भी। मैं अपनी बात रिपीट करूँगी, क्योंकि देखें अगर हम थोड़ी देर के लिए इस चीज़ को भी साइड पे रख देते हैं ना कि दरख्त कट रहे हैं या वेजिटेशन कवर रिड्यूस हो रहा है, तो ये चीज़ भी माइंड में रखना ज़रूरी है कि हमें लैंड की ज़रूरत है। अब हम पाकिस्तान की बाउंड्री तो क्रॉस करके बाहर जाने से रहे, हमें पाकिस्तान की रीजनल बाउंड्रीज़ में रहते हुए डेवलपमेंट करनी है, तो क्यों ना इस तरीके से बिल्डिंग्स को प्लान किया जाए कि वो प्रॉपरली वेंटिलेटेड भी हों, वो ज़्यादा लैंड भी ना लें और उस लिमिटेड से एरिया के अंदर ही अपनी सारी रिसोर्सेज जो हैं पब्लिक को प्रोवाइड करें। अच्छा, स्कूल कॉलेजेस में कितनी ड्राइव करने की कोशिश की पिछले कुछ अर्से में, हमने क्लीन एंड ग्रीन मुहिम देखी जो कि पीटीआई गवर्नमेंट ने इनिशिएट की थी, और वो काफ़ी इस तरह से थी कि कुछ भी नहीं तो इनिशिएटिव ये था कि एक्टिविटीज़ हो रही थी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में। आप जाते थे, कोई ना कोई मिनिस्टर जा रहा है कंसर्न डिपार्टमेंट से और हम पौधे लगा रहे हैं। हाँ जी, स्कूल लेवल पे या जो प्लेटफॉर्म्स हमारे पास स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़, इन प्लेटफॉर्म को किस तरह से यूटिलाइज़ किया जा सकता है टू अवेयर ऑल, लाइक जो भी बच्चे हैं जिस भी क्लास से हैं, कितना टीचर्स का हम रोल है कि बच्चों को भी इस चीज़ पे कन्विंस करें कि गार्डनिंग करनी चाहिए, घर पे करो बाहर करो या इस तरह से। अच्छा, मेरा इस चीज़ के बारे में पर्सनल बिलीव ये है कि टीचर्स बहुत ज़्यादा बच्चों को काउंसिल करते हैं। बिल्कुल, टीचर्स ही सबसे ज़्यादा सिखाते हैं कि प्लांटेशन करें, बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ घरों से आनी चाहिए। जब तक पेरेंट्स नहीं बच्चों के सामने उस चीज़ को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाएंगे, बच्चे कभी भी नहीं आएंगे। सुनने में तो बिल्कुल ज़ीरो होते हैं बच्चे। और वो होता है एक एनर्जी लेवल कि हमने ट्री प्लांट किया, उसके बाद उसका लुक आफ्टर कोई भी नहीं करता, उसको किसी ने वाटर किया नहीं किया, कुछ किया नहीं किया, तो वो वाली चीज़ नहीं, बस एक सामने एक एक्टिविटी हो गई, दरख्त लगा। कितनी ज़बरदस्त एक्टिविटी है कि जब एक प्लांट एक बच्चा लगाता है तो वो बार बार रोजाना जाके उसको देखते हैं कि उसको पानी दिया है, अब वो इतना ग्रो कर रहा है, वो इतना ग्रो कर रहा है, उससे एक आपको जो लाइफ लेसन्स मिलते हैं वो अलग, और आपकी जो एक अलग ही हॉबी बन जाती है, हेरिटेज बन जाता है। हाँ, जब उसको मैंने तो देखा बच्चे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, एक और चीज़, ये बात बिल्कुल सोहा ने दुरुस्त फरमाई कि अगर हम देखें बच्चों में अवेयरनेस भी ज़रूरी है और कहीं ना कहीं दोस्ती जो कहीं ना कहीं जानवर से होती है, किसी और से होती है, तो वाई नॉट दरख्त। सो आपसे जानना चाहूँगा कि एक और चीज़ जो सबसे बड़ा अलमिया है और जिसकी वजह से कटाई भी हो रही है और कहीं ना कहीं आबादी भी बढ़ रही है, ये जो आबादी बढ़ रही है, आपको याद होगा बेनज़ीर भुट्टो साहब का एक दौर था जिसमें काफ़ी मुहिम चलाई गई थी और बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश भी की गई थी। आज अगर हम देखें तो बहुत सारे से लोग हैं, बहुत सारे से घराने हैं, बल्कि अभी मैं बहुत सारे दे इलाकों में गया हूँ तो दे इलाकों में बच्चे पैदा करना जो है बेहतरीन मशगूला भी है, फेसबुक और सोशल में इंटरनेट की कमी भी है। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट, आप नहीं समझती कि गवर्नमेंट को इंटरनेट की सहूलियत वहाँ फराहम करनी चाहिए ताकि ये मशगूला भी कम हो? बिल्कुल, और ये आबादी जो बढ़ रही है कितना बड़ा नुकसान पहुँचा रही है। ये वाला पॉइंट वाकई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि देखा जाए तो डेवलपमेंट करने की ज़रूरत ही तब पड़ती है जिस टाइम पर हमें ज़्यादा घर बनाने, जिस टाइम पे पॉपुलेशन प्रेशर ज़्यादा है। तो बाकी अगर इसका ड्राइविंग फैक्टर हम देखते हैं तो उसके पीछे ये आबादी की ही एक अनकंट्रोल ग्रोथ है। तो बाकी अगर गवर्नमेंट लेवल पे इसके बारे में कोई इनिशिएटिव ज़रा स्ट्रॉन्गर लेवल पे लिए जाएँ, और सिर्फ मेजर सिटीज़ में नहीं बल्कि ऐसे एरियाज़ में जहाँ तक मीडिया के सच एक्सेस नहीं है, तो तब मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर ये मैसेज भी कन्वे होगा कि आप बजाय इसके कि नस्ल बढ़ाई जाए और उसके अंदर, इधर वैसे वो टर्म एग्जैक्टली एप्लीकेबल तो नहीं है कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, बट स्टिल आप बेशक 2 बच्चे हों, उनकी परवरिश अच्छे तरीके से करें, बजाय इसके कि
पूरी टीम तैयार हो जो कि सिर्फ इकोसिस्टम रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर डाले। तो और आप ये देखें कि हमने इस बारे में बड़ी बात की हुई है कि आप देखिए फैसलाबाद में पिछले 1 साल में जितने बच्चे पैदा हुए हैं, मतलब हम खुद हैरान हो जाते हैं इस चीज़ पे कि आपने बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के बारे में भी सोचना है पॉपुलेशन के साथ साथ। अच्छा ठीक है अनम, इस चीज़ को भी एड्रेस कीजिएगा कि हम ये बात करते हैं कि हमें सब्जियां फ्रूट्स जो हैं वो पहले की तरह नहीं मिल रहे हैं, हम बहुत क्लेम करते हैं। होम गार्डन का रुझान जो है या आपके घर में रूफ गार्डन का जो रुझान है वो कितना आपको होना चाहिए? बहुत ज़रूरी है, बल्कि मैंने अपने रिसेंटली कुछ स्टूडेंट्स को भी इस रिसर्च के ऊपर डिप्लॉय किया था कि वो देखें पब्लिक की परसेप्शन क्या है रूफ गार्डनिंग के ऊपर या अर्बन गार्डनिंग के ऊपर, और इस किस हद तक ये चीज़ जो है वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो रही है। अगर मैं सिर्फ लाहौर की भी बात करती हूँ तो बहुत कम ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिसके ऊपर रूफ गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट हो, लेकिन अगर हर घर एक छोटे से एरिया में सिर्फ पॉट्स में ही कोई थोड़ी बहुत वेजिटेबल भी ग्रो करना शुरू करते हैं तो वो सेल्फ सस्टेनिंग हो सकता है, और इसके अंदर उसको कोई फर्टिलाइज़र अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। वही जो किचन वेस्ट है वो फर्टिलाइज़र कंपोस्ट, तो बिल्कुल एक आपका कैथारसिस भी, एक हॉबी भी है और आपकी ज़रूरत और फिर आपको फ्रेश और बिल्कुल तरोताज़ा सब्जियां फल मिल रहे हैं तो फिर आपको और क्या चाहिए। अनम थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर और बड़ी अच्छी प्रोडक्ट नहीं। चलिए आज एक छोटा सा इनिशिएटिव लेते हैं प्रोग्राम के इस दौरान कि आप अगर हमें देख रहे हैं तो अपने नाम का एक पौधा ज़रूर लगाएं, अपने घर में कहीं भी लगा लें, या चलिए अपने नाम का नहीं अपने बच्चों के नाम का लगाएं और बच्चों को इस तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करें कि बच्चे जाएं, रोज़ाना उसकी ग्रोथ देखें, उसका ख्याल रखें। इट्स जस्ट लाइक अ पेट, तो बच्चों का इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, एक हॉबी भी है जो ज़बरदस्त बच्चों को आगे से फ़ायदा देगी और फिर आपके घर में एक पौधा भी लग जाएगा। तो आज आपने इस चीज़ का इनिशिएटिव ज़रूर लेना है, अपने नाम का या अपने बच्चों के नाम का या अपने प्यारों के नाम का एक पौधा आज ज़रूर लगाएं। सो इसी रिक्वेस्ट और अच्छे नोट के साथ आपसे लेंगे इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे कल नए टॉपिक नए इश्यूज़ के साथ, और आपका जो रिव्यू है और आपका फीडबैक ऑन एंड ऑफ हमें मिलता रहता है, बट आई वुड लव टू कि आप जो भी ऐड करना चाहते हैं प्रोग्राम में डू लेट अस नो ऑन सोशल मीडिया। हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल। अल्लाह हाफ़िज़।